इस सवाल को जरा ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्या लिखा हुआ है कि निम्न से कौन सा कथन सत्य है। पॉलिटी का एमसीक्यू है ये, और इस तरह के सवाल जो हैं वो बीपीएससी में या किसी भी एग्जाम में धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। तो इसी तरह के एमसीक्यू को हम लोग करेंगे। क्या है इसमें पूछा गया, कौन सा कथन सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, भारत में सरकार की संघीय एकात्मक दोनों प्रणाली है, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ के जनता द्वारा होता है। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा सत्य है, और बीपीएससी में कल भी मैंने इसका सवाल करवाया था। बीपीएससी में खूब सारे सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल पर। आज का पॉलिटी का एमसीक्यू होगा ये 69 बीपीएससी अगर आपको देना है, और 70 बीपीएससी देना, कोई भी बीपीएससी देंगे या यूपीपीसीएस देंगे या यूपीएससी भी देंगे तो भी आपको ये एमसीक्यू काफ़ी मदद करेगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल है आज का 42 नंबर, और इससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, ये सभी एमसीक्यू आपको कहाँ पर मिल जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा पॉलिटी एमसीक्यू नाम से प्लेलिस्ट ही है। पॉलिटी एमसीक्यू नाम से प्लेलिस्ट है जिसमें पूरा घटना चक्र के लगभग में पॉलिटी का सभी एमसीक्यू अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। मैक्सिमम एमसीक्यू मैंने करवाया हुआ है पहले भी, लेकिन ये फ्रेश मैं फिर से करवा रहा हूँ, इसलिए इसका भी वीडियो आपको वहीं पर मिल जाएगा। ओके, पहला सवाल क्या है आज का, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्न से कौन सा अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती कि उसका स्वरूप संघीय है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। यही क्या दर्शाती है कि इसका स्वरूप जो है वो संघीय है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके लिए, निम्न से कौन भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब संघ के कुछ लक्षण होते हैं। जो कहीं पर भी दुनिया में संघ होगा तो वहाँ पर ये सब लक्षण आपको उस देश में राज्य व्यवस्था में गवर्नेंस में आपको मिल जाएगा। लेकिन एक हरी नागरिकता जो होता है ये कहीं ना कहीं संघवाद की अवधारणा को कैरी नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संघीय संविधान में कौन से एक एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, एकात्मक तत्व, यानी कि जो केंद्र को मजबूत करता है। ओके, अब देखिए इसमें से, देखिए ढूंढ के निकालिए जरा, क्या लिखित संविधान होगा। ये तो संघात्मक के लक्षण होते, एकात्मक के तो नहीं होते हैं। तो पहला तो काट ही दीजिए, तो पहला जिस चीज़ में उसको काट देंगे। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति, एक हो जाएगा राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति का स्वीकृति चाहिए, और एक है कौन सा, तो संवैधानिक संकट भी हो सकता है। तो यानी कि 4, 6 और 7 होना चाहिए इसका आंसर। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है, 4, 6 और 7 दिया हुआ है इसका आंसर। बाकी जो थे उसमें वो संघवाद के लक्षण होते हैं या फिर किसी अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन एकात्मक संविधान का मतलब यही होता है, एकात्मकता का लक्षण का। जैसे यहाँ पर ये भी दे सकता था कि राज्यों का बंटवारा करने का अधिकार संसद का है, आधे से बहुमत से कर सकती है संसद। उसके बाद से राज्यों का नाम परिवर्तन, आईएएस आईपीएस की नियुक्ति, ये भी आता है आपका एकात्मकता के लक्षण में कई बार, है ना। क्योंकि आईएएस का कौन चुनता है भाई, तो भारत सरकार चुनती है, लेकिन वो काम किन के अंदर में करते हैं, राज्य सरकार के अंदर में करते हैं, लेकिन उन पर एक अधिकार पूर्ण रूप में किन का होता है, तो सेंटर का अधिकार होता है अधिकारियों पर। इसको लेकर भी विवाद है। तो ये सब किस चीज़ का लक्षण होता है, एकात्मकता के लक्षण होते हैं। आपातकाल वगैरह सब किसका लक्षण होता है, तो एकात्मकता के लक्षण होते हैं। ओके, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या है, इनमें से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मकता के तत्व हैं। तो 45 के आंसर पर डायरेक्ट हम लोग चलते हैं, बी, यानी कि 2, 3, 5 यहाँ पर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति, और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, और अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं यही है, आईएएस और आईपीएस है, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी है। बाकी तो अखिल भारतीय सेवा नहीं होता है, ये 3 मुख्य रूप से अखिल भारतीय सेवाएँ होती हैं। ओके, अगला है, भारत में संघीय व्यवस्था संबंधी निम्न में से कौन सा कथन सही है। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मकता का झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण भी है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएँ प्रभुत्ता संपन्न है। संघ तो राज्य के विधायिका क्या प्रभुत्व संपन्न है, बताइएगा मुझे एक बार। विधायिका वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा उसकी इकाइयों को मध्य विभाजित कर दी गई हैं। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है। 1 और 2 ही इसका आंसर होगा, तीसरा चौथा यहाँ पर नहीं होगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला है कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। 47 का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है। ओके, गणतंत्र का मतलब ही होता है कि जो राष्ट्र का प्रमुख है, यानी कि अर्थात राष्ट्रपति, वो चुने हुए होते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, क्योंकि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। 48 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन मेरे हिसाब से ये आंसर यहाँ पर गलत होना चाहिए था। इस तरह के आंसर में कई बार कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि इसका स्पष्टीकरण ये नहीं है।
राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त इसलिए होते हैं क्योंकि लोग राजनीतिक दलों के द्वारा ही लोकतंत्र में पार्टिसिपेट हो पाते हैं। ओके, अगला कौन सा है? अगला सवाल है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? कि कोई दल नहीं होना चाहिए, लोग चुनकर आने चाहिए और कुछ लोग सरकार के सपोर्ट में रहेंगे, कुछ लोग सरकार के विरोध में रहेंगे, लेकिन दल नहीं होना चाहिए, पार्टी नहीं होना चाहिए, देश होना चाहिए केवल, और कुछ चुने हुए प्रतिनिधि होना चाहिए। ये इनका विचार है, ये थिंकर हैं। और कौन है ये? तो देखिए, इसमें से महात्मा गांधी भी हैं और जयप्रकाश नारायण भी हैं। सी और डी दोनों ही आंसर होना चाहिए इसका। दल विहीन लोकतंत्र की बात गांधी महोदय भी करते थे और जेपी तो करते ही थे। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधता में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगला सवाल है आपका, कथन कारण भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली का तत्व समाहित है। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सही है, दोनों के दोनों सही, स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है। अगला है कि महिला, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़े दावेदार हैं। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही अजीबोगरीब टाइप के सवाल होते हैं इस तरह के, ये आसान नहीं होता है करना। इसका आंसर दिया है ए, दोनों स्पष्टीकरण भी सही दिया है। देखिए अब यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ। महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार होते हैं क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना, उनके आत्मसम्मान और गरिमा को बढ़ाता है ना। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण इसकी सही व्याख्या भी करता है। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण क्या हैं? तो इसका कारण देखिए बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से हमारी विविधता हो सकता है, बहुत विशाल देश है, एक मात्र हमारा संविधान है। जैसे अमेरिका में क्या है, संघ का संविधान अलग है और राज्यों का संविधान अलग है अमेरिका में, लेकिन भारत में क्या है? भारत में तो पूरे देश का एक ही संविधान है, तो इसलिए भी हमारा संविधान बड़ा है ना। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके बृहद होने के कई कारण हैं, बल्कि उपयुक्त सभी कारणों से संविधान का स्वरूप बृहदकार हो गया। तो सभी विकल्प में से कोई भी सत्य नहीं, बल्कि सभी सत्य हैं। ये सभी के सभी सत्य हैं। एक विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन संबंधित है। संघ और राज्य सरकारों का संविधान है, इसमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट किए गए हैं। इस सभी कारणों से हमारा संविधान बहुत ही विशाल है। निम्न से कौन से कथन सत्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार की संघीय प्रणाली है, फेडरलिज्म है। वहाँ पर जो देश बना है वो राज्यों के जो अलग अलग स्टेट हैं उनके समझौते से बना हुआ देश है। वो राज्य ने केंद्र को शक्तियाँ दी हैं, न कि केंद्र ने राज्य को दी है। जबकि अपने यहाँ क्या है, पहले केंद्र बना फिर हमने राज्यों को बनाया है। तो ये उल्टा सिस्टम है हमारे यहाँ और अमेरिका में। इसलिए वहाँ पर केंद्र की जो सरकार है उसके पास शक्तियाँ सीमित हैं। अधिकांश शक्तियाँ किसके पास है? तो राज्यों के पास है, स्टेट के पास है। वहाँ पर 50 स्टेट हैं अमेरिका में और 50 स्टेट के अपने अपने संविधान भी हैं, अपनी अपनी नागरिकता भी होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, अगले पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल कौन सा है? निम्नलिखित कौन सी भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। सहमति का परिणाम कहाँ पर है? तो यूएसए में है। हमारे यहाँ राज्यों की सहमति से केंद्र नहीं बना था, केंद्र की सहमति से राज्य बनते हैं। केंद्र जब चाहेगा तब उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांट सकता है, समझ रहे हैं मेरी बात को? बिहार को 2 भागों में बांट सकता है, लेकिन राज्यों को ज़्यादा शक्ति नहीं दी गई है, केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी। जबकि अमेरिका में क्या है? अमेरिका में राज्यों को अधिक शक्तियाँ हैं, केंद्र को शक्तियाँ कम हैं। लेकिन दोनों ही अविभाज्य है, दोनों ही संघ में, चाहे वो अमेरिका हो चाहे भारत हो, कहीं पर भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका का कोई राज्य बोले कि हम आज अमेरिका का हिस्सा नहीं है, या भारत का कोई राज्य बोले, तो इस तरह का नहीं हो सकता है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं दोनों। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला क्या है? भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न ही एकात्मक है। इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ए आंसर हो जाएगा। दोनों के लक्षण विद्यमान करते हैं हमारे संविधान में। ओके, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? 63rd बीपीएससी 2017 में पूछा गया है। तो प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है भारतीय संविधान। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीपीएससी पीटी में भी पूछा गया था ये सवाल। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ए आंसर हो जाएगा इसका। ओके,
और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, जबकि केसी वियर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, दोनों को ध्यान में रखिएगा। सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था और अर्धसंघीय किसने कहा था, तो केसी व्हीलर ने कहा था। ये अलग अलग संविधान विशेषज्ञ हैं जो दुनिया भर के संविधानों पर टिप्पणी करते हैं। इनके टिप्पणियों का आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग से लेकर आप पीटी में भी इसका उपयोग करते हैं। किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? देखिए सवाल पूछा गया है ना, यूपीपीएससी, जीआईसी 2010 और यूपीपीएससी प्री 2019। अभी मैंने बताया था कि प्री में पूछा था यूपी ने। इसका आंसर हो जाएगा केसी व्हीलर ने कहा था। भारतीय संविधान विषय निम्न कथन में से किसका है? तो भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य का अच्छा संतुलन स्थापित करता है, तो केसी व्हीलर ने कहा था। इसलिए अर्धसंघात्मक का मतलब ही यही होता है कि संघ के भी लक्षण हैं और एकात्मकता के भी लक्षण हैं। निम्न से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ये बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमने संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला है, बल्कि कुछ संघ के भी लक्षण हैं और कुछ एकात्मक के भी लक्षण हैं। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया है? ये हार्बर्ट साइमन ने अस्वीकार किया। झारखंड पीसीएस 2017। झारखंड पीसीएस में इस तरह के सवाल खूब पूछे जाते हैं। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्न से कौन प्रतिबिंबित करता है? विधि और स्वाधीनता के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। लॉ है तभी आप स्वतंत्र हैं, यदि लॉ नहीं होगा तो आप स्वतंत्र नहीं होंगे, स्वाधीन नहीं होंगे, स्वाधीनता नहीं होगी आपकी। ये बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है। ये समझ में सामान्य तौर पर नहीं आता है लोगों को, लेकिन कानून है तभी स्वतंत्र है मनुष्य, कानून नहीं है तो मनुष्य स्वतंत्र नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्या है? निम्न से कौन विकास के प्रशासन की अवधारणा संबंधित है? तो ये कौन है? तो ये हैं फ्रेड डब्ल्यू रिग्स। अगला सवाल है, निम्न से कौन एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं के समर्थक हैं? तो हेनरी फेयोल हैं। देखिए झारखंड पीसीएस में पूछा गया, मैंने बताया ना आपको, वो उसको थिंकर से कुछ विशेष प्रेम है। यदि हमारी सभ्यता विफल हो जाती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण है। यह कथन किसका है? तो यह है डब्ल्यू.सी. डॉनहम द्वारा। झारखंड पीसीएस मेंस। गणतंत्रीय अवधारणा संबंधित निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान ही एक व्यक्ति के हाथ में निहित होता है, और ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। गणतंत्रीय अवधारणा संबंधित नहीं है, जबकि अन्य विकल्प में प्रस्तुत गणतंत्रीय अवधारणा निर्वाचित लोकतांत्रिक प्रणाली का ही प्रारूप होता है। निम्न से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना गया है? रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है बताइएगा मुझे। 69 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी 1, 2, 4, यानी कि शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता और स्वतंत्र और नागरिक अधिकार, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। अगले सवाल पर चलते हैं। सरकार के प्रति जन उत्तरदायी तो नहीं होता है, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ओके, अगले पर चलें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। संवैधानिक सरकार कौन सी होती है? संवैधानिक सरकार जो राज्य के हित में, देश के हित में, देश नहीं, राज्य अलग होता है, देश अलग होता है, स्टेट के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। सरकारों को सीमित करती है संविधान। संवैधानिक शासन का क्या मतलब होता है बंधुओं? आज के बाद जब भी कोई पूछे संवैधानिक शासन का क्या तात्पर्य, तो एक लाइन में जवाब देना है, सीमित शासन। क्या बोला मैंने? सीमित शासन, ठीक ना? तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल दूसरा सही है, यहाँ पर पहला गलत दिया हुआ है। सीमित शासन का तात्पर्य ही होता है संविधान का शासन। जो संविधान में लिखा हुआ है उसी के अनुसार आप शासन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कल के मोदी जी का मन करे कि मैं कुछ भी कर जाऊँ तो कुछ भी कर जाएंगे। संविधान का शासन होता है, अर्थात सीमित शासन। ओके, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सीमित सरकार। डी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, 71 का डी हो जाएगा। राज्य व्यवस्था के संदर्भ नियम से किस एक को आप स्वतंत्रता के सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अधिकार ही होता है। राज्य व्यवस्था का तात्पर्य ही यही होता है, स्वतंत्रता का मतलब ही यही होता है कि आपको उस देश में खुद को डेवलप करने का सारा माहौल मिलेगा। इसी को क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता कहा जाता है। ओके, डी आंसर हो जाएगा इसका। आईएएस का सवाल है ये 2019 का, आईएएस प्री का। समाज में समानता का होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें क्या होता है? विशेषाधिकारों का अभाव होता है। किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। उपाधियों का अंत के जो आर्टिकल 18 है, कई सारे लोग उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं, मैं ज़रा बताता हूँ, सुनिएगा। उपाधियों का अंत हमारे संविधान में क्यों शामिल किया गया? कभी सोचा है आपने?
पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि राय बहादुर, राय चौधरी, राजा महाराजा, इन सब के घराने खूब सारे थे भारत में, सामंतवादी व्यवस्था थी, तो उसको ख़त्म करना जरूरी था, नहीं तो हमेशा के लिए वो जनता के सर पर चढ़ के बैठे रहते। इसीलिए संविधान में ये प्रावधान लाया गया कि सेना के अलावा जो सेना में कोई आदमी काम कर रहा है तभी वो कैप्टन होता है, और जब वो रिटायर्ड हो जाता है तभी वो कैप्टन होता है, उसके नाम में लगा रहता है कैप्टन या ब्रिगेडियर या मेजर लगा रहता है उसके नाम में। सेना में और एकेडमिक, जैसे आप मान लीजिए PhD कर लिया तो आप अपने नाम में डॉक्टर लगा सकते हैं, है ना। इसके अलावा भारत में कोई भी उपाधि आप नाम में नहीं लगा सकते हैं। जैसे कई सारे लोग बोल देते हैं लता मंगेशकर जी का नाम भारत रत्न लता मंगेशकर, भारत रत्न आप उपाधि नाम में नहीं लगा सकते हैं, केवल लता मंगेशकर जी उनका नाम हो। उनको सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने भारत रत्न प्रदान किया, लेकिन उनके नाम में वो चीज़ नहीं लगना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बातों को जो मैं बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब कोई मान लीजिए राय बहादुर अपने नाम लगा घूम रहा है, तो ये उपाधि का अंत हो सकता है, उपाधि नहीं लगा सकते आप अपने नाम में ये सब चीज़ें। और ये उपाधियाँ दी जाती थी अंग्रेज़ों के द्वारा खुश करने के लिए इन राजे रजवाड़ों को, इसीलिए आर्टिकल 18 लाया गया था संविधान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है अमेरिका और भारत के राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच में कौन सी विशेषता समान है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल एक, यानी कि तीसरा ही केवल समानता है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो होते हैं, बाकी कोई भी समानता नहीं है यहाँ पर। ओके, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, भारत में तो होता है लेकिन USA में नहीं होता है ये। ओके, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास है, ये USA में तो होता है लेकिन भारत में नहीं होता है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, ये भारत में तो होता है, USA में नहीं होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन है भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन को केंद्र बिंदु में रखकर बनाना चाहिए, यही पहचान की गई थी। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है, उससे पहले कुछ और सवाल है। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्न से किन संस्थाओं का आवश्यक माना गया है? तो ये उपरोक्त सभी को अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग और क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएं, इन सभी को विविधता में एकता को प्रोन्नति करने के लिए माना गया है। ओके, अगले पर चलते हम लोग। अगला तो खत्म हो गया। अगला हाँ एक और सवाल है, निम्न से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? 1980 के दशक में केंद्रवाद से पहले केंद्र ही होता था, उसके बाद राज्यों में जब छोटी छोटी पार्टियों की सरकार, दलगत राजनीति क्या बोलते हैं उसको, क्षेत्रीय पार्टियों का जब से उदय हुआ तब से संघात्मकता के लक्षण अधिक दिखने लग गए। ओके, अगले पर चलें। अगला है कौन सा आपका? राष्ट्रीय प्रतीक। इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो 1950 ईस्वी में अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन। ओके, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल कितना होता है? तो 52 सेकेंड में आपका राष्ट्रगान जो है वो पूरा हो जाना चाहिए। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बल कब से अंगीकृत किया गया है? तो ये अंगीकृत किया गया है 26 जनवरी 1950 से, राज्य चिन्ह है। सारनाथ का अशोक स्तंभ है, इसको ध्यान में रखिएगा, सिंह स्तंभ। भारत के संविधान सभा राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो ये स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में 21 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल पहला यहाँ पर सही दिया हुआ है, बाकी दूसरा तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए 24 तीलियाँ होती हैं उसमें, और इसका अनुपात 3:2 का है, यानी कि 3 मीटर लंबा होगा तो 2 मीटर करीब में चौड़ा होना ही चाहिए। ओके, यही अनुपात में होना चाहिए। ओके, भारत के संविधान सभा निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया, सी आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो जुलाई 22 1947। बार बार एक ही सवाल आ रहा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है भाई? तो बाघ है, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो पुष्प कौन सा है? तो कमल का पुष्प है अपना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र न्याय का प्रतीक है। सम्राट अशोक के धम्म से लिया गया है, अर्थात न्याय का प्रतीक है। किसका? तो न्याय का पहिया है वो। ओके, भारत में राष्ट्रध्वज में आरों की संख्या कितनी है? तो ये 24 तीलियां हैं उसमें करीब में, बी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचांग राष्ट्रध्वज से UPSC 2023 PT में सवाल पूछा गया है, आसान नहीं था वो सवाल, तो राष्ट्रध्वज से कठिन सवाल बनाए जा सकते हैं। जाकर देखिएगा, UPSC 2023 PT का सवाल पूछा गया है।
भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में बताना है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। दोनों के दोनों यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित है, न कि विक्रम संवत पर। राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना चैत्र होता है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च की अवधि में, अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। ओके, अगला है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ MCQ करेंगे हम लोग इस वीडियो में। अगला कौन सा है? देखिए, संविधान हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो यहाँ पर पहले का आंसर क्या हो जाएगा? भारत तथा इंडिया। क्या लिखा हुआ है? इंडिया जो कि भारत है, यही लिखा गया। ओके, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हो रहा है आजकल। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यहीं पर ये लिखा गया है। आप मुझे एक चीज़ बताएंगे क्या, संविधान का हिंदी में अनुवाद कब किया गया? संविधान का हिंदी में अनुवाद नहीं किया गया था बहुत सालों तक। कब किया गया है? एक बार सोचिएगा ज़रा और सर्च कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि हिंदी में अनुवाद कब किया गया संविधान का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या? तो राज्यों का यूनियन है, डी आंसर हो जाएगा। संविधान निम्न से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 3 के तहत है और ये संशोधन नहीं माना जाता है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों को स्थापित करने के कार्यपालिका शक्ति निम्न से किससे प्राप्त है? तो ये संसदों को प्राप्त है, ए आंसर हो जाएगा। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है, किसे है? तो ये संसद को ही प्राप्त है। निम्न से कौन सा कथन नए राज्य के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मैं आंसर पर चलता हूं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि इस प्रकार के विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के संविधान का संशोधन समझा जाएगा। नए राज्य के निर्माण को संविधान का संशोधन नहीं समझा जाता है, वो आधे बहुमत से संपन्न हो सकता है। ओके, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। 9 का आंसर ए हो जाएगा। 9 का आंसर ए हो जाएगा, साधारण बहुमत चाहिए। साधारण यानी कि 50% + 1। ओके, भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, कहाँ से? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? संसद में साधारण बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। विशेष बहुमत क्या होता है? 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए, यानी कि 100 में से 66 लोगों का हाँ चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए। एक विशेष बहुमत तो ये होता है। दूसरा विशेष बहुमत क्या होता है? आधे से अधिक राज्य और प्लस 66% बहुमत, 2/3 बहुमत करीब। ओके, भारत संघ नहीं है। किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सही है, क्योंकि संघ तो है भारत राज्यों का संघ है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर है क्या सवाल दिया? ये राज्यों की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है ना। डी आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा एक नए राज्य के निर्माण के संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, यहाँ पर यही गलत दिया हुआ है। निम्न से कौन सा संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो ये है नए राज्यों का प्रवेश, ये संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उसकी सीमाओं परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद विधि के निर्माण में निहित है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। निम्न कथनों विचार किए दिए गए गुटों की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एसके धर आयोग ने राज्य के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक सुधार को वरीयता दी थी। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन भाषाई आधार के पक्ष में नहीं है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सभी तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं। ओके, 3 समिति है, एक जेबीपी है, एक धर आयोग है और एक कौन सा है? तो फजल अली आयोग है। इन तीनों को पढ़कर जाइएगा। फजल अली आयोग 1953 में गठित किया गया था और इसी ने अंत में क्या बोला कि भाषा का आधार पर आप राज्य बना सकते हैं, लेकिन प्रशासन को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो भाषा का आधार प्रशासनिक जो राज्यों का सृजन किया गया वो फजल अली आयोग के बाद ही सृजन किया गया था मुख्य रूप से। ओके, बहुत सारे राज्यों का सृजन हुआ था एक साथ। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक, केवल 1 सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है।
राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ बनाए थे? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? फजल अली आयोग के बाद ही ये बनाए गए थे। 17 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 14 राज्य और 6 संघ साथ 6 यूटी का निर्माण किया गया था 1 नवंबर 1956 से। ओके, जो राज्यों की श्रेणी होती थी ABCD वाला, उसको समाप्त कर दिया गया था। क ख ग वाला होता था ना श्रेणी, उसको समाप्त कर दिया गया था। ओके, आगे बढ़ें। अगला है कि देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था 1953 ईस्वी में। ओके, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम कितने राज्य और संघीय राज्य क्षेत्र की स्थापना की गई थी? 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई थी। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो 2019 में परिवर्तन किया गया उसके बाद से क्या हो गया है, 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी होगी? तो उस समय में 28 हो गया था, बी आंसर हो जाएगा। तेलंगाना का निर्माण 2014 में हुआ है। आप मुझे ये बताएंगे कि तेलंगाना के निर्माण के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? कौन सी समिति गठित की गई थी तेलंगाना के निर्माण के लिए, बताइएगा मुझे। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 हैं वर्तमान में। निम्न से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो गोवा कोई संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, सी आंसर हो जाएगा। किसी राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला है, किस राज्य का? तो देखिए इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अब तक नहीं बदला है, लेकिन आंध्र प्रदेश अब राज्य नहीं रहा। ओके, और अब तो उसका अलग अलग राजधानी हो गया है, विशाखापत्तनम हो जाता है कभी, तो कभी उसका अमरावती हो जाता है, कभी उसका विजयनगर, कौन सा है वो, छोड़ो कोई भी है। ये आंध्र प्रदेश की राजधानी मुख्य रूप से अमरावती बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसको लेकर भी कई सारे विवाद होते रहते हैं। और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो गई है, तो बाकी तो पता ही है आपको। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापत्तनम कार्यकारी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी है उसका। ओके, तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अद्यतन नाम चेन्नई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का कोलकाता हो गया, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का तिरुवनंतपुरम हो गया है। त्रिवेंद्रम बोलते थे, अंग्रेज बोलते थे, क्योंकि उनको तिरुवनंतपुरम बोलना नहीं आता था। असल में नाम क्या है? तिरुवनंतपुरम, भगवान विष्णु का शहर, ऐसी तरह से जाना जाता है। दिल्ली है क्या? तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, पता ही है आपको। किस संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69 संविधान संशोधन, बी आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने के राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 240 एक घ में पुडुचेरी की बात नहीं की गई है। 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के विनियम बनाने की शक्ति के अनुसार 240 एक के घ में क्या लिखा हुआ है? तो ये दमन और दीव के बारे में है। ओके, ये अलग अलग आर्टिकल होते हैं, इस तरह के सवाल बड़े कठिन होते हैं, क्योंकि इन सारे आर्टिकल को याद रखना बहुत कठिन होता है। निम्न से कौन सा एक गलत है? तो देखिए दादर और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिकता के अंतर्गत थे, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। दादर, नागर हवेली और गोवा ये सब किसके अधीन थे? तो ये सब के सब थे किसके अधीन? तो ये थे आपके उसके पुर्तगालियों के अधीन थे। ओके, पौंडीचेरी था फ्रांसीसियों के अधीन। सिक्किम भारत का एक राज्य बना 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 1974 में सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया, एसोसिएट स्टेट के रूप में। 36वें संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को 22वें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। निम्नलिखित संविधान संशोधन किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो ये 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य के रूप में उसको सम्मिलित किया गया। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल झारखंड राज्य बनाया गया, तो इनमें से कोई सा भी नहीं। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद के तहत है। बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य बनाना संसद का प्रावधान के द्वारा ही संभव है, अतः इनमें से कोई सा भी सही नहीं होगा। अगला है निम्नलिखित राज्यों के गठन में विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम के अनुसार लगाइए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, और आज का आखिरी सवाल यही होगा आपके लिए। गोवा, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा, इनको क्रम में लगा लीजिए एक बार। इसका आंसर हो जाएगा बी। गोवा को 1987 में बनाया गया, तेलंगाना 2014, झारखंड 15 नवंबर 2000 और हरियाणा 1 नवंबर 1946 को बनाया गया। ओके, यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का सवाल मैं बाद में करवा दूंगा आपको फिर से। थैंक यू सो मच आप सभी का।